चलिए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य और बिहार के प्रमुख पक्षी विहार को कवर करेंगे। यहाँ पर इनका नाम देख सकते हैं इस साइड में, और वे किस जिले में अवस्थित हैं यहाँ पर आपको लिखा मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है ये गया में है। कहाँ पर है गौतम बुद्ध अभयारण्य? तो ये गया में है। भीम बांध अभयारण्य जो है ये मुंगेर में है। भीम बांध अभयारण्य मुंगेर में है। मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क बिहार के पश्चिम चंपारण जिला में है। वाल्मीकि आश्रय यह भी पश्चिम चंपारण में है। और एक उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है, उदयपुर आगे आपको मिलेगा, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य ये भी पश्चिम चंपारण में ही है। कांवर झील पक्षी विहार ये 67th बीपीएससी पीटी में पूछा जा चुका है, बेगूसराय में है। कुशेश्वर पक्षी विहार ये दरभंगा में है। कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ पर है? तो दरभंगा में है। नागी डैम एवं नकटी डैम पक्षी विहार ये जमुई में है। ठीक है, बिहार का जो कलरव पक्षी उत्सव था ये वहीं पर हुआ था। नागी डैम और नकटी डैम याद रखना है, जमुई में है। कैमूर अभयारण्य कैमूर में है। पंत अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये नालंदा में है। पंत अभयारण्य नालंदा में है। उसके बाद देखिए सुहियान पक्षी विहार ये भोजपुर में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है, पटना जू। कुछ नए आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिनका नाम आपने पहले नहीं सुन रखा होगा, लेकिन प्रश्न बनता है इस तरह का। ठीक है, याद रखिएगा, सुहियान पक्षी विहार ये भोजपुर में है। संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। गोगाभील पक्षी विहार ये कटिहार में है। बक्सर पक्षी विहार नाम से ही पता चल रहा है कि यह बक्सर में है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य ये कहाँ पर है? तो ये भागलपुर में है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ पर है? तो भागलपुर में है। सरैयामन पक्षी विहार ये पश्चिम चंपारण में है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। ठीक है, सरैयामन पक्षी विहार पश्चिम चंपारण में है। बरेला सलीम अली जुबा साहनी अभयारण्य ये वैशाली में है। राजगीर अभयारण्य राजगीर में है। उसके बाद देखिए परमान डॉल्फिन अभयारण्य ये भी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अररिया में है। हरियाबारा हिरन पार्क ये भी अररिया में है। ठीक है, तो परमान और हरियाबारा ये अररिया में है। उसके बाद देखिए उदयपुर अभयारण्य, मैंने अभी आपको बताया था उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पर है? तो ये पश्चिम चंपारण में है। रजौली अभयारण्य कहाँ पर है? तो नवादा में है। चलिए उसके बाद देखिए बिहार के प्रमुख जलप्रपात इनको कवर करेंगे अब हम। ककोलत जलप्रपात नवादा में है। अच्छा, दुर्गावती जलप्रपात कहाँ पर है? यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क रखा हुआ है, ये प्रश्न आपके लिए है। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दुर्गावती जलप्रपात बताइएगा, मैंने कवर भी कई बार कराया हुआ है। धुआंकुंड जलप्रपात ये सासाराम में है। तेलहर कुंड जलप्रपात ये 67th बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ये कैमूर में है। तेलहर कुंड जलप्रपात। उसके बाद देखिए अब बिहार के प्रमुख झील को हम लोग कवर करेंगे। जगतपुर झील कहाँ पर है? तो ये भागलपुर में है। कुशेश्वर स्थान झील कहाँ पर है? तो दरभंगा में है। कांवर झील कहाँ पर है? तो ये बेगूसराय में है। गोगाबिल झील कहाँ पर है? तो ये कटिहार में है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी लेते चलेंगे। सिमरी बख्तियारपुर झील कहाँ पर है? तो ये सहरसा में है। सरैयामन झील ये पश्चिम चंपारण में है। ठीक है, तो कुछ झील भी हैं, कुछ पक्षी विहार भी हैं एक ही नाम से, तो उनको आप ध्यान भी रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए बिहार के प्रमुख जलकुंड को अब हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग मुंगेर के जो प्रमुख जलकुंड है, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, उनको कवर कर लेते हैं। देखिए लक्ष्मण कुंड, मुंगेर में कौन कौन से जलकुंड है? तो लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड। अब देखिए मैं यहाँ से आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे आप याद रखेंगे। मुंगेर में कैसे आपको याद रखना है? तो देखिए सीता, यहाँ पर देखिए सीता, राम, रामेश्वर आ रहा है ना, राम सीता और लक्ष्मण, ये कहाँ पर है ये कुंड? इस तरह से याद रखिएगा। रामेश्वर में राम आ रहा है ना, तो रामेश्वर कुंड, सीता कुंड और लक्ष्मण कुंड ये कहाँ पर है? मुंगेर में है। अच्छा, आपने रामायण देखा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऋषि मुनि रामायण में आपने बहुत सारे देखे होंगे, तो ऋषि कुंड भी आपको याद रख लेना है कि ये कहाँ पर है? ये मुंगेर में ही है। तो राम, सीता, लक्ष्मण और ऋषि, इस तरह से याद रखिएगा, ये मुंगेर में है। उसके बाद देखिए यहाँ पर भरारी कुंड, जन्म कुंड और ये श्रृंगार ऋषि कुंड, तो यहाँ भी ऋषि आ रहा है। ठीक है, तो ये सभी मुंगेर में हैं। एक बार और देख लीजिए, लक्ष्मण कुंड, सीता कुंड, रामेश्वर कुंड, ऋषि कुंड, भरारी कुंड, जन्म कुंड और श्रृंगार ऋषि कुंड, ये मुंगेर में है। अब राजगीर के प्रमुख जलकुंड जो हैं उनको देख लीजिए। सप्तधारा या सतधारवा कुंड, ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, मखदुम कुंड
गोमुख कुंड, ये कहाँ पर है? ये राजगीर में है। ठीक है, एक बार और देख लीजिएगा, सप्तधारा या सतधर्वा कुंड, उसके बाद ब्रह्म कुंड, सूर्य कुंड, नानक कुंड, मखदूम कुंड और गोमुख कुंड। अब देखिए गया में जो प्रमुख जल कुंड है ये अग्नि कुंड है, इसको ध्यान रखिए, गया में अग्नि कुंड। अच्छा, मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने ध्यानपूर्वक वीडियो को देखा है तो आप जरूर इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, सरयामन पक्षी विहार जो है यह बिहार के किस जिला में है? सरयामन पक्षी विहार आपको बताना है कि बिहार के किस जिला में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स, जितने भी इम्पोर्टेंट बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य और पक्षी विहार थे, जलप्रपात थे, जलकुंड थे, झील थे, उन सभी को मैंने कवर किया। रामनगर दून की पहाड़ी जो है यह बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में है। ध्यान रखिएगा आप, मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा, रामनगर दून की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? तो यह पश्चिम चंपारण जिले में है। अच्छा, पश्चिम चंपारण जिले में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वाल्मीकि नेशनल पार्क जो बिहार का एकमात्र नेशनल पार्क है, यह पश्चिम चंपारण जिला में है। क्लियर? सरयामन झील जो है यह भी पश्चिम चंपारण में है। यहाँ मैं लिख देता हूँ सरयामन झील। थोड़ा सा मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते चलूँगा। सरयामन झील पश्चिम चंपारण में है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भी पश्चिम चंपारण में ही है। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य, इन सबको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए सोमेश्वर श्रेणी जो है यह भी पश्चिम चंपारण में ही है। रामशिला पर्वत गया में है। ध्यान रखिएगा, रामशिला पर्वत कहाँ पर है? तो रामशिला पर्वत गया में है। प्रेतशिला पर्वत कहाँ पर है? तो प्रेतशिला पर्वत भी गया में है। उसके बाद देखिए ब्रह्मयोनी पर्वत, ये 67th बीपीएससी पीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 मई 2022 को, उसमें पूछा गया था। ब्रह्मयोनी पर्वत गया में है। उसके बाद देखिएगा डुंगेश्वरी पर्वत कहाँ पर है? तो डुंगेश्वरी पर्वत भी गया में ही है। भूतशिला पर्वत भी गया में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मुंडेश्वरी पर्वत, ये गया नहीं होगा, ये टाइपिंग में गलती हुआ है। मुंडेश्वरी पर्वत जो है ये कैमूर में है। यहाँ पर आप बना लीजिए, कहाँ पर है? मुंडेश्वरी पर्वत कैमूर में है। अब यहाँ पर आइए आप देखिए, रामशिला पर्वत, प्रेतशिला पर्वत, ब्रह्मयोनी पर्वत, उसके बाद देखिए डुंगेश्वरी पर्वत और भूतशिला पर्वत, ये गया में है। यहाँ पर देखिए करेक्शन करिएगा, मुंडेश्वरी पर्वत मैंने बता दिया ये कहाँ पर है? तो ये कैमूर में है। ये टाइपिंग में एरर हो गया है, यहाँ मैं सुधार दे रहा हूँ। कहाँ पर है? यह कैमूर में है मुंडेश्वरी पर्वत। मंदार पर्वत कहाँ पर है? बांका में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मंदार पर्वत। और यहीं पर मोर अभयारण्य जो है बनाया जाएगा, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, और देखिए मंदार पर्वत का जिक्र जो है यह समुद्र मंथन में भी किया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, राजगीर की पहाड़ी यह नालंदा जिला में है। राजगीर की पहाड़ी नालंदा जिला में है। गिरियक पहाड़ियाँ यह भी नालंदा जिला में है। अच्छा, ये राजगीर पहाड़ी पर ही है रत्नागिरी पहाड़ी, उदयगिरी पहाड़ी, सोनगिरी पहाड़ी। याद रखिएगा, रत्नागिरी पहाड़ी कहाँ पर है? नालंदा में है। उदयगिरी पहाड़ी ये भी नालंदा में है। सोनगिरी पहाड़ी ये भी नालंदा में है। ठीक है, गिरियक पहाड़ी नालंदा में है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए विपुलगिरी पहाड़ी, विपुलाचल भी इसको कहा जाता है, ये भी नालंदा में है। वैभवगिरी पहाड़ी नालंदा में है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए रत्नागिरी की पहाड़ी नालंदा, उदयगिरी पहाड़ी नालंदा, सोनगिरी पहाड़ी नालंदा, विपुलगिरी पहाड़ी नालंदा, वैभवगिरी पहाड़ी नालंदा। ठीक है, गिरियक पहाड़ी नालंदा, राजगीर की पहाड़ियाँ नालंदा, याद रखना आपको। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए इससे पहले जितने भी बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभयारण्य हैं, पक्षी विहार है, झील है, जलकुंड है, जलप्रपात है, इन सबको मैंने कवर कराया हुआ है। उसका लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मैं कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ पर आप जा करके उस वीडियो को देख लीजिएगा, प्रश्न बनता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिएगा गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ पर है? तो गिद्धेश्वर पर्वत जो है यह जमुई में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह, आपको याद रखना है। गिद्धेश्वर पर्वत कहाँ पर है? तो जमुई में है। चकाई पहाड़ी कहाँ पर है? चकाई पहाड़ी भी जमुई में ही है। ठीक है, चकाई पहाड़ी जमुई में ही है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा कि बराबर की पहाड़ी कहाँ पर है? बराबर की पहाड़ियाँ जो है यह देखिए नागार्जुनी पहाड़ी कहाँ पर है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आपके हाथ में इतना बड़ा स्मार्टफोन है, एक बार आप गूगल कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये प्रश्न जो है नागार्जुनी पहाड़ियाँ, इसका आंसर आपको ज़रूर पता होगा। उसके बाद देखिए वनावर पर्वत, वनावर पर्वत कहाँ पर है?
ये इंपॉर्टेंट है, जहानाबाद में है वनावर पर्वत, ठीक है, वनावर जहानाबाद में है। उसके बाद देखिए खड़गपुर की पहाड़ी, खड़गपुर की जो पहाड़ियाँ हैं इसका विस्तार जो है आपको ध्यान रखना है। खड़गपुर पहाड़िया को विस्तार, इसका जो विस्तार है खड़गपुर पहाड़ी का, ये मुंगेर से लेकर के जमुई। बिहार के जो प्रमुख लोक नाटक हैं उसको कवर करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले विदेशिया, और सबसे पहले तो जो भी मैं आपको बताऊंगा इन सब के बारे में उसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए विदेशिया जो है यह नाटक भोजपुरी क्षेत्र में लोकप्रिय है। इस लोक नाट्य शैली के जनक के रूप में भिखारी ठाकुर को जाना जाता है। इस नाट्य शैली में सामाजिक भेदभाव के मुद्दे को उठाया जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए डोमकच, डोमकच जो है यह नाट्य शैली जो है डोमकच, इसमें महिलाएं हास्य परिहास से परिपूर्ण पारिवारिक उत्सव पर इस नाट्य का प्रदर्शन करती है, ठीक है। यह नाट्य शैली मुख्य रूप से मिथिला क्षेत्र में, मिथिला क्षेत्र जो है वहाँ पर लोकप्रिय है। तो अगर पूछा जाए कि विदेशिया जो है यह कहाँ का प्रमुख लोक नाटक है, तो बिहार का। डोमकच कहाँ का प्रमुख लोक नाटक है, तो बिहार का। इस तरह से आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए जट जाटिन है, जट जाटिन जो है यह लोक नाटक जट जटिन के दाम्पत्य जीवन से संबंधित है। इस लोक नाटक में प्यार, विरह, गुस्सा इत्यादि की प्रस्तुति की जाती है, ठीक है। जट जटिन बिहार से संबंधित है, ध्यान रखना आपको। समा चकेवा, समा चकेवा लोक नाट्य कार्तिक शुक्ल सप्तमी से पूर्णमासी तक जो है किया जाता है, ठीक है। इस लोक नाट्य के पात्र समा एवं चकेवा को मिट्टी से बनाया जाता है। इस लोक नाट्य में प्रश्न उत्तर के रूप में गीतों को गाया जाता है और यह लोक नाट्य मिथिला क्षेत्र में अत्यधिक प्रचलित है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए विदेशिया, डोमकच, जट जाटिन, समा चकेवा, ये 4 हो गया। चलिए 5वां देखिए, 5वां है कीर्तनिया। यहाँ कीर्तनिया बना लीजिए, ठीक है, ऐसे कीर्तनिया, ठीक है, कीर्तनिया। अब ये कीर्तनिया क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए। कीर्तनिया जो है इस लोक नाट्य में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन कीर्तन यानी कि भक्ति गीत के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। यह एक भक्तिपूर्ण लोक नाटक है। उसके बाद देखिए भकुली बांका, यह सावन से कार्तिक माह तक चलने वाला एक लोक नाट्य है और इस लोक नाट्य में जट जटिन के रूप में नृत्य किया जाता है। भकुली बांका जट जटिन के साथ ही मनाया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बिहार के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले लौंडा नृत्य। लौंडा नृत्य के बारे में अभी रामचंद्र मांझी जी इससे जुड़े हुए थे, हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है। रामचंद्र मांझी को, उनको पद्मश्री पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जा चुका है 2021 में, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यह नृत्य यानी कि लौंडा नृत्य मुख्यतः भोजपुर क्षेत्र से प्रचलित है, वहाँ पर लोकप्रिय है। इसमें पुरुष स्त्रियों के श्रृंगार पर स्त्री रूप धारण करके नाट्य करते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा धोबिया नृत्य। धोबिया नृत्य जो है यह नृत्य भोजपुर क्षेत्र के धोबी समाज में प्रचलित है। इस नृत्य को विवाह एवं मांगलिक अवसरों पर सामूहिक रूप से किया जाता है। उसके बाद देखिए झिझिया नृत्य है। झिझिया नृत्य पूरे बिहार में प्रचलित है। यह आपने देखा होगा कि इस नृत्य को ग्रामीण महिलाओं को द्वारा सामूहिक रूप से किया जाता है, ठीक है। चलिए, और झिझिया नृत्य जो है मुख्यतः बारिश कराने के लिए भगवान को प्रसन्न करने वाली एक कर्मकांडीय नृत्य है। उसके बाद झरने नृत्य है। यह एक तरह का शोक नृत्य है, ठीक है। मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम नर्तकों के द्वारा शोक गीत गाते हुए किया जाता है। उसके बाद देखिए अगला है करिया झूमर। करिया झूमर जो है यह नृत्य को महिलाओं के द्वारा किया जाता है। इसमें महिलाएं एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर चारों तरफ गोल गोल घूमती हैं। उसके बाद देखिए विद्यापति नृत्य है। विद्यापति नृत्य, यह नृत्य पूरे मिथिला क्षेत्र खास करके पूर्णिया में प्रचलित है। इसमें मिथिला के महान कवि विद्यापति जी के पदों को गाते हुए सामूहिक नृत्य किए जाते हैं। विद्यापति जी को मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए कटफोड़वा नृत्य। कटफोड़वा नृत्य जो है यह नृत्य विशेषकर पूर्व एवं पश्चिम चंपारण में प्रचलित है। इसमें लकड़ी और बांस की एक रंगीन जो है घोड़े जैसी आकृति तैयार कर नर्तक अपने कमर में बांध करके नृत्य करते हैं, ठीक है। कटफोड़वा नृत्य बचपन में आपने देखा होगा, जो लोग पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण जिले से हैं वो देखे होंगे, ठीक है। घोड़ा जैसे वे कमर में बांध लेते थे, हम लोग उसको दुलदुलवा घोड़ा कहते थे। चलिए उसके बाद देखिए अगला है छऊ नृत्य। छऊ नृत्य यह युद्ध भूमि से संबंधित नृत्य है। इस नृत्य को प्रमुखतः पुरुष नर्तक के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में श्रृंगार रस की प्रमुखता होती है। उसके बाद पंवड़िया नृत्य है।
पवड़िया नृत्य जो है यह जन्मोत्सव पर ढोल बाजा के साथ लोकगीत गाते हुए पुरुष नर्तक नृत्य करते हैं। उसके बाद देखिए अगला है खोल्डी नृत्य। खोल्डी नृत्य, इस नृत्य का प्रदर्शन विवाह एवं मांगलिक अवसर पर किया जाता है। आपको बस इतना याद रखना है खास करके कि यह नृत्य कहाँ से संबंधित है, तो ये बिहार से, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है कजारी नृत्य। यहाँ पर देखिए कजारी नृत्य जो है, इस नृत्य को मुख्यतः मानसून के दौरान किया जाता है, ठीक है। और कर्मा नृत्य है, इस नृत्य को बिहार की जनजातियां अपने कुल देवता के समक्ष सामूहिक रूप से करते हैं, विशेष करके फसलों की कटाई और बुआई के दौरान देवता को खुश करने हेतु इस नृत्य को किया जाता है। उसके बाद देखिए बिहार के प्रमुख लोकगीत हैं संस्कार गीत, ठीक है। संस्कार गीत जीवन के विभिन्न शुभ अवसरों पर गाया जाता है, जैसे कि विवाह, जनेऊ जो होता है, गौना होता है, इन सब पर यह गाए जाते हैं। उसके बाद देखिए पर्व गीत। पर्व गीत तो अपने राज्य में विभिन्न पर्व एवं त्यौहार के अवसर पर ये गीत गाए जाते हैं, जैसे कि दीपावली, होली, मधुश्रावणी, कृष्णाष्टमी, छठ, इन सब पर। उसके बाद देखिए अगला गीत है हमारा ऋतु गीत। ऋतु गीत राज्य में जो ऋतु हैं उनके अनुसार गाए जाने वाले गीत हैं, जैसे फगुआ, चतुर्मासा, चैता गीत, ठीक है। उसके बाद देखिए जातीय गीत, विभिन्न जातियों के द्वारा अपनी जाति संबंधित गाए जाने वाले यह गीत हैं। उसके बाद गाथा गीत है, गाथा गीत लोक गाथाओं पर आधारित गीत है। उसके बाद पेशा गीत है, पेशा गीत जो है यह राज्य के विभिन्न पेशे के लोग अपने कार्य करते समय ये गीत गाते हैं। जैसे आपने कभी धान की कटाई, आपने अगर गांव में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि धान की कटाई के समय एक गीत वहाँ पर होता है। उसी समय बुआई जब होती है तो एक गीत वहाँ पर जो बुआई करने वाले जो किसान हैं वो गाते हैं, तो यही है पेशा गीत। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है, जो लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं उनको अच्छी तरीके से ये सभी पता होंगे। उसके बाद देखिए लगनी राग। अब जो प्रमुख राग हैं उनको देख लेते हैं। लगनी राग उत्तर बिहार में मुख्यतः मिथिला क्षेत्र में विवाह के अवसर पर लगनी राग जो है गाया जाता है। इस राग की रचना महाकवि विद्यापति ने किया था। लगनी राग याद रखना आपको, ठीक है। उसके बाद नचारी है, इस राग की रचना का भी श्रेय विद्यापति को ही दिया जाता है और इस राग में प्रार्थना गीत गाए जाते हैं। यह राग मिथिला क्षेत्र में प्रचलित है। उसके बाद है चैता राग। चैता राग जो है, इस राग में चैत महीने में गीत गाए जाते हैं और यह राग मुख्यतः रोहतास, पटना, बक्सर, भोजपुर इन सब जिलों में प्रसिद्ध है। उसके बाद फाग राग है, इस राग में होली के अवसर पर गीत गाए जाते हैं। बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में यह राग प्रचलित है, ठीक है। और बेतिया के निवासी नवल किशोर सिंह इस राग के रचयिता हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला है हमारा पूर्वी राग। पूर्वी राग, इस राग को गीतों के माध्यम से पति वियोग में रहने वाली नारियां अपने दर्द एवं वियोग का वर्णन करती हैं। इस राग का प्रादुर्भाव बिहार के सारण जिले में हुआ था। अब बिहार के जो प्रमुख चित्रकला हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको पता है मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला को ही मिथिला चित्रकला भी कहा जाता है और यह जो चित्रकला है इससे महिलाओं की चित्रशैली के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और मधुबनी चित्रकला की शैली की चित्रकार श्रीमती, यहाँ मैं लिखता हूँ, श्रीमती बउआ देवी को 2017 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो ये आपका मधुबनी चित्रकला होगा। पटना कलम शैली, इसको जो है इंडो ब्रिटिश शैली कहा जाता है और पटना कलम शैली को पुरुषों की चित्रशैली भी कहा जाता है। इस शैली के अंतिम प्रसिद्ध चित्रकार थे ईश्वरी प्रसाद, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद मंजूषा चित्रशैली है। मंजूषा चित्रशैली जो है यह मुख्यतः भागलपुर के आसपास में प्रसिद्ध है। मंजूषा चित्रकला मुख्यतः बिहुला बिसहरी की लोक गाथाओं पर आधारित है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। श्रीमती चक्रवर्ती देवी इस शैली की विख्यात कलाकार हैं। उसके बाद देखिए सांझी कला शैली। सांझी कला शैली उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र की प्रचलित चित्रकला शैली है। ब्रज के अलावा पटना और उसके आसपास में भी यानी कि बिहार में भी ये कुछ ना कुछ प्रचलित हैं, ठीक है। इस शैली में चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। चलिए उसके बाद बिहार के जो प्रमुख मेले हैं उनको देख लेते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए सिंधेश्वर मेला। सिंधेश्वर मेला जो है इसका आयोजन मधेपुरा में होता है शिवरात्रि के दिन, ठीक है, तो ये सिंधेश्वर मेला। उसके बाद सोनपुर पशु मेला, सोनपुर में होता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन, क्लियर। और इस मेले को हरिहर क्षेत्र का मेला भी कहा जाता है। यह मेला गंगा गंडक के संगम पर आयोजित किया जाता है और अभी तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा जो है इसका उद्घाटन भी किया गया था। सौराठ मेला,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सौराठ मेला। इसका आयोजन मधुबनी में होता है, सौराठ मधुबनी में होता है। सामूहिक विवाह का आयोजन होता है, ठीक है, और दहेज रहित विवाह का उत्तम उदाहरण है यह मेला। उसके बाद पितृपक्ष मेला, गया में इसका आयोजन होता है, ठीक है। हिंदू धर्म के लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु फाल्गु नदी के तट पर पिंडदान करते हैं। उसके बाद बांसी मेला, इसका आयोजन बांका में होता है, ठीक है। बांसी मेला का आयोजन मकर संक्रांति के दिन बांका में होता है। उसके बाद देखिएगा मंदार मेला। मंदार मेला का आयोजन बांका में मंदार पर्वत पर होता है। मंदार पर्वत बांका में है, ध्यान रखिए।